संविधान के अंदर एक लोकसभा सीट के लिए 7.5 लाख से 10 लाख की आबादी का निर्धारण किया गया। आज जो दक्षिण के राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, इन राज्यों में एक औसत जो समझ बनी है 21 लाख आबादी पर एक लोकसभा सीट है। इसका मतलब है कि हमको एक लोकसभा सीट के लिए तकरीबन 31 लाख लोगों का वोट चाहिए। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बिहार या उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो अपने अधिकारों के लिए उतने सजग नहीं है और 26 में जो परिसीमन होना है उसके लिए सदन के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर लगातार दक्षिण के राज्य इसका विरोध करना शुरू कर चुके हैं। 1881 से 1971 के बीच में दक्षिण के राज्यों का जो जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा था। अब उस दौरान बिहार, यूपी जैसे राज्य जो अंग्रेजी शासन के दौरान जो क्रूरता थी, जो उस वक्त आपको याद होगा बिहार के अंदर बहुत बड़ा भूकंप भी आया था। 1901 से 1921 के बीच में बिहार की आबादी लगभग कहिए कि अस्थिर थी। 2 करोड़ के आसपास आबादी थी। बिहार जैसे राज्यों को 5 करोड़ रुपया एक लोकसभा सीट पर मिलता है। आज सदन के अंदर हमारे 60-65 सांसद होते तो बिहार को ज्यादा अधिकार मिल पाता। ये भी बताऊं कि फ्रेट इक्वलाइजेशन, माल भाड़ा समानीकरण, हम बांका जिला में बैठे हुए हैं। झारखंड महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्धारण किया गया है 33%। अगर सदन के अंदर हमारी 40 सीट है तो महिलाओं की भागीदारी 13 सीट या 14 सीट की होगी। अगर वो 60 सीट होता तो महिलाओं की भागीदारी 20 सीट की होती। जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के पार्टनर हैं, क्या तेजस्वी जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए? क्या मुकेश सहनी जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए? क्या लेफ्ट के लोगों को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि जब बिहार की अस्मिता और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर भी, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के अंदर जब पार्टिसिपेशन बढ़ना है बिहार के लोगों का, तो क्यों नहीं आकर के वो प्रमुखता से या कई मुखर तरीके से अपने ही अलायंस के जो पार्टनर जो इस तरह से बिहार की अस्मिता या पूरे उत्तर भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका विरोध करना चाहिए। जैसे जैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, अब तो तमाम सर्वे आ गए हैं कि जो लड़कियां 12th या ग्रेजुएट हो चुकी हैं वो बच्चे कम पैदा करने में रुचि रखती हैं या वो परिवार के अंदर इतनी हिस्सेदारी रखती हैं कि वो जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर सकें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से हम आपके बीच बैठे हुए हैं। हम आपके बीच जो बात करने के लिए आए हैं वो संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बिहार के हित में, बिहार के सम्मान में एक ऐसी बात को लेकर के आपके बीच आने का फैसला किया है जिसके लिए पूरे बिहार को पिछले 50 साल से वंचित रखा गया है। आपको मालूम है कि आजादी के बाद हर जो संविधान के अंदर एक प्रावधान किया गया है कि हर गिनती के बाद, मतलब हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों को और विधानसभा की सीटों को, फिलहाल हम लोकसभा की सीटों पर बात करेंगे, लोकसभा की सीटों को फिर से आबादी के अनुसार निर्धारित किया जाना है। पहली बार देश के अंदर 1951 में जनगणना की गई, उसके बाद 1961 में, फिर 1971 में। ये तीनों बार जनगणना के बाद इस देश के अंदर लोकसभा की सीटों को निर्धारित किया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान के अंदर एक लोकसभा सीट के लिए 7.5 लाख से 10 लाख की आबादी का निर्धारण किया गया है। लेकिन एक ऐसे समय में जब कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी और देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था, 1976 में एक संशोधन लाया गया। उस संशोधन के जरिए इस देश के अंदर लोकसभा की सीटों का जो परिसीमन का जो आयोग बनता है उसके कार्यकाल को 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया। फ्रीज कर दिया गया मतलब कि 1976 से 2001 तक परिसीमन आयोग का जो संविधान के अनुसार एक वोट, एक मूल्य के आधार पर, एक व्यक्ति एक वोट और एक उसका मूल्य होगा, जो हमको संविधान एक अधिकार देता है कि आबादी के आधार पर हर जनसंख्या को उसका आधार मिलेगा, उसको अधिकार मिलेगा वोट का, और उसी के अनुसार सीटों का निर्धारण होता था। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के नाम पे 1976 में इंदिरा गांधी जी ने बिना किसी बहस के उसको 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया। और दुर्भाग्य से 2001 में जब परिसीमन आयोग का जब गठन 25 साल के बाद किया गया, उस वक्त एनडीए की सरकार जरूर थी,
लेकिन एक गठबंधन पॉलिटिक्स का दबाव और दक्षिण के राज्यों खास करके तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, इन सब राज्यों का एक दबाव था उस वक्त, और बीजेपी का भी इतना सीट नहीं था कि संविधान संशोधन के लिए जो 2/3 बहुमत लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर चाहिए था, वो नहीं होने की वजह से 2001 में भी जो परिसीमन किया गया, वो परिसीमन सिर्फ आबादियों को संतुलन करने के लिए किया गया। इससे नुकसान ये हुआ कि पिछले 50 साल से बिहार सहित उत्तर भारत के जितने राज्य हैं, उसके अंदर लोकसभा की सीटों का जो निर्धारण आबादी के आधार पर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं, हमने जो एक आंकलन किया है कि अगर ये परिसीमन हर बार होता तो आज कम से कम बिहार के अंदर 60 लोकसभा सीटें होती। अब आप ये कह सकते हैं कि ये भाई किस आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो मैं आपको ये जानकारी दूं, हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने जो आंकड़ा जुटाया है, उसके अनुसार आज जो दक्षिण के राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, इन राज्यों में एक औसत जो समझ बनी है 21 लाख आबादी पर एक लोकसभा सीट है। और जो उत्तर के राज्य हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर के राज्य, नॉर्थ ईस्ट में भी 1-2 राज्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों में जो आबादी है उसके अनुसार जो लोकसभा सीटों का जो निर्धारण भी है वो 31 लाख मतलब 31 लाख पर है। मतलब कि हमको जो संविधान अधिकार देता है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य का, इसका मतलब है कि हमको एक लोकसभा सीट के लिए तकरीबन 31 लाख लोगों का वोट चाहिए या उसका आधार चाहिए। साउथ में वो 21 लाख पर है। अब साउथ के राज्य जब कभी भी परिसीमन की बात उठती है, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये अभी तो एनडीए की ही सरकार है, आप ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बिहार या उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो अपने अधिकारों के लिए उतने सजग नहीं है, और 26 में जो परिसीमन होना है उसके लिए सदन के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर लगातार दक्षिण के राज्य इसका विरोध करना शुरू कर चुके हैं। तो हमें अगर अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए अगर हमको जागरूकता फैलाने की जरूरत है, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा और उसके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह तय किया है कि हम लोगों के बीच जाएंगे। आज पूरे बिहार के अंदर हर जिले में राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आप कह सकते हैं कि भाई हमने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया, तो मैं एक बहुत मजेदार आंकड़ा आपको देता हूं। 1881 से 1971 के बीच में दक्षिण के राज्यों का जो जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा था, और उस दौरान बिहार, यूपी जैसे राज्य जो अंग्रेजी शासन के दौरान जो क्रूरता थी, जो उस वक्त आपको याद होगा बिहार के अंदर बहुत बड़ा भूकंप भी आया था 1931 के आसपास में, उन दिनों गरीबी और जो अशिक्षा थी उसकी वजह से जो बिहार का जो आप अगर देखेंगे आबादी का, तो मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं, बड़ा मजेदार है। 1901 से 1921 के बीच में बिहार की आबादी लगभग कहिए कि अस्थिर थी। 2 करोड़ के आसपास आबादी थी 1901 में भी और 1921 में भी। आप समझिए उस वक्त अंग्रेजी शासन इतना क्रूर था कि जो आबादी 1901 में 2 करोड़ 12 लाख थी, वो 1921 में मतलब 20 साल का टेन्योर गुजरने के बाद भी बिहार की आबादी उस वक्त 2 करोड़ 13 लाख थी। जिस दौर में दक्षिण के राज्यों की आबादी 3 गुना बढ़ गई, मतलब 1901 से 1971 के दौरान दक्षिण के राज्यों की आबादी 3 गुना बढ़ गई थी। उस वक्त बिहार की आबादी 1901 में जैसे मैंने बताया कि 2 करोड़ 12 लाख था, तो 1971 में जाके 4 करोड़ 21 लाख होता है। मतलब हम दुगना से भी थोड़ा कम ही बढ़े। मतलब जिस वक्त उनको जैसे कहते हैं ना कि पंगत लगा करके जब हम भोजन खिला रहे थे, खाने का समय आया, उनको जब खाने का समय था उन्होंने अपनी सीटें बढ़ा ली। जब बिहार सहित उत्तर भारत के राज्यों को खाना मिलना था तो उन्होंने थाली खींचने का काम किया, और ये काम कांग्रेस के नेतृत्व वाली बिना किसी विपक्ष को मदद लिए या उनको कंसेंट लिए, उनकी सहमति लिए ये काम किया गया। आज एक लोकसभा सीट पर एक लोकसभा सांसद को, जो मैं कह रहा हूं कि सबसे न्यूनतम जो नुकसान है बिहार जैसे राज्यों को 5 करोड़ रुपया एक लोकसभा सीट पर मिलता है। अगर आज आप कहेंगे 21 लाख लोगों पर 5 करोड़ रुपया सालाना मिल रहा है दक्षिण के राज्यों में, वही बजट बिहार के लिए 31 लाख लोगों के लिए होता है।
ये तो सिर्फ एक जो एमपी लैड फंड होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आज सदन के अंदर हमारे 60-65 सांसद होते तो बिहार को ज्यादा अधिकार मिल पाता। मैं आपको ये भी बताऊं कि फ्रेट इक्वलाइजेशन, माल भाड़ा समानीकरण, हम बांका जिला में बैठे हुए हैं, झारखंड उस समय बिहार के अंदर था। ये तमाम जिलों के अंदर, झारखंड का जो जिला उस वक्त बिहार में था, यहाँ के खनिज बहुत कम दामों पर, बहुत कम माल भाड़ा से दूसरे राज्यों में चले गए, उनका विकास हुआ। ये कांग्रेस की नीति थी। एक तरफ सदन के अंदर भी हमारी भागीदारी कम की गई, दूसरी तरफ साजिश भी किया गया कि बिहार जैसे राज्यों का डेवलपमेंट नहीं हो। तो मैं आपसे ये बात करने आया हूँ, आपके माध्यम से मैं लोगों से बात करने के लिए आया हूँ कि आज सदन के अंदर अगर 60 सांसद होते, विधानसभा के अंदर अगर उसी प्रोपोर्शन में 243 विधानसभा की जगह 300 या 300 से कुछ ज्यादा होता, तो मैं एक और जानकारी आपके सामने मैं कहूंगा कि अभी महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्धारण किया गया है 33%। अगर सदन के अंदर हमारी 40 सीट है तो महिलाओं की भागीदारी 13 सीट या 14 सीट की होगी। अगर वो 60 सीट होता तो महिलाओं की भागीदारी 20 सीट की होगी। अगर मैं ये भी बात करूं कि आजाद भारत में बिहार के अंदर दलितों की संख्या, अनुसूचित जाति की जो आबादी थी वो 14% के आसपास थी, अभी वो लगभग 19% के आसपास है। तो जो उनको भागीदारी आबादी के अनुसार मिलना चाहिए था, वो भी सीटों की संख्या उनकी भी बढ़ पाती। जो लोग बिहार के अंदर, मैं आरजेडी से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि डीएमके के जो मुख्यमंत्री जो तमिलनाडु के अंदर डीएमके के एमके स्टालिन है, वो सबसे ज्यादा विरोध इस एजेंडे का कर रहे हैं। जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के पार्टनर हैं, क्या तेजस्वी जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए? क्या मुकेश सहनी जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए? क्या लेफ्ट के लोगों को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि जब बिहार की अस्मिता और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर भी, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के अंदर जब पार्टिसिपेशन बढ़ना है बिहार के लोगों का, तो क्यों नहीं आकर के वो प्रमुखता से या कई मुखर तरीके से अपने ही अलायंस के जो पार्टनर जो इस तरह से बिहार की अस्मिता या पूरे उत्तर भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका विरोध करना चाहिए और एक मंच पर आकर के इस बात का समर्थन करना चाहिए कि परिसीमन आयोग का गठन 2026 में हो और हो उसके साथ जो आबादी के अनुसार जो बिहार का हिस्सा मिलना चाहिए। हम किसी का ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी सीटों की संख्या कम कर दी जाए। साउथ के राज्यों की सीटों की संख्या अस्थिर रहते हुए भी बिहार के अधिकार को दिया जा सकता है। जहां तक जनसंख्या नियंत्रण की बात है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, अब तो तमाम सर्वे आ गए हैं कि जो लड़कियां 12th या ग्रेजुएट हो चुकी हैं वो बच्चे कम पैदा करने में रुचि रखती हैं या वो परिवार के अंदर इतनी हिस्सेदारी रखती हैं कि वो जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर सकें। तो हम अब जो पीक साउथ 70-80 के दशक में पा चुका है, वो पीक हम लोग अब पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अधिकार को जब उनको ज्यादा मिलना था, अगर जनसंख्या पर बात मैं करूं तो तमिलनाडु को अगर आज 39 सीट है तो उनकी सीटें घट करके अब वो 35-36 हो जाएंगी और हमारी सीटें बढ़ जाएंगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनकी सीटों को आप घटा दें, लेकिन परिसीमन आयोग बिहार के हित को, बिहार के सम्मान को जरूर रखे ताकि महिलाओं, दलित, वंचित और दूसरे समाज के लोगों की भी भागीदारी सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर बढ़ सके। ये बात मैं आपके सामने कहने आया हूं और ये बात कोई पार्टी नहीं उठा रही है, लेकिन हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी पहले शिक्षा सुधार को लेकर के कई बात वो कर चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय आज जिसके लिए हम लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी, आज लगभग जिलों में खुलने का प्रस्ताव आ चुका है। उसी तरह से कॉलेजियम सिस्टम के अंदर न सिर्फ दलित, ओबीसी बल्कि गरीब सवर्णों को भी जगह नहीं मिलता है जज बनने में। वहाँ भी जो 200-300 परिवार है उसी को अधिकार मिलता है। तो हमारे नेता ने न सिर्फ शिक्षा सुधार बल्कि आज कॉलेजियम सिस्टम को बहस के केंद्र में लाने का काम किया। आज उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी इस पर बात कर रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम कितना बुरा है। उसी तरह से आज हम परिसीमन पर बात कर रहे हैं। हम आने वाले दिनों में ये पूरा विश्वास रखते हैं कि माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने जितने सवालों को उठाया है पिछले दिनों, वो प्रमुखता से लोगों के बीच एक मुद्दा बना है। आने वाले दिनों में परिसीमन भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। ठीक है कि हम अभी इसको उठा रहे हैं, लेकिन ये इसको हम जनता का मुद्दा बनाना चाहते हैं ताकि बिहार की भागीदारी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के अंदर बढ़े, उसका बड़ा अधिकार मिल सके, उसका हक मिल सके। धन्यवाद।